हेलो गाइस, वेलकम टू एमएसडी क्लासेस। माय नेम इज अनिमा तिवारी। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पीवाईक्यूज के बारे में। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एक यूनिट है यू लॉजिकल रीजनिंग, उसके पीवाईक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2024 में क्वेश्चंस आ रखे हैं पीवाईक्यूज, उसको के बेसिस पे हम 2025 में जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है यूजीसी नेट का, उसको टारगेट करेंगे। ये जो पीवाईक्यूज है इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको ये पता लगेगा क्वेश्चन किस बेसिस पे सेट हो रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है। आई होप सो आपको बहुत मजा आएगा इस लेक्चर को करने में। तो अब कॉपी पेन उठा लीजिए, चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पीवाईक्यूज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं एवर स्टडी क्लासेस पे बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल है। मास्टर्स कोर्सेज अवेलेबल कॉमर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, इसमें कि आपको वीडियो क्लासेस, कलर्ड नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, है ना। टेस्ट सीरीज में आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। तो अगर आप ये कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज होती है तो नंबर गिवन है, उस पर भी जाके आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन और सॉल्व करते हैं पीवाईक्यूज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द मूड ओ ए ओ इन सेकंड फिगर। तो सबसे पहले ये मूड्स एंड फिगर का क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। मूड्स एंड फिगर जो है हम निकालते हैं वो कैटेगरल प्रपोजिशन होता है, उसके अंदर निकाला जाता है। कैटेगरल प्रपोजिशन के हम दो चीजें पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है पहले पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हम पढ़ते हैं मिडल, माइनर और मेजर टर्म क्या होता है। अब देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या क्या होंगे, जो भी आगे वाली चीजें होंगी, सम के आगे वाला, ऑल के आगे वाला, ये आगे, ये इसको कहते हैं सब्जेक्ट। ध्यान रख लेना, अगली बार मैं सब्जेक्ट बोलूंगी समझ जाना। प्रेडिकेट क्या होता है, जो भी पीछे वाली चीज होती है, एम हो गया, ये एम हो गया, ये पी हो गया, ये प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ आ गया। नेक्स्ट, मिडिल, माइनर और मेजर टर्म क्या होता है। अब देखो कंक्लूजन है, ये क्या है, कंक्लूजन है, और ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट है, पहली बात, ठीक है। अब कंक्लूजन का तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है कंक्लूजन का, एस। एस क्या होगा आपके पास, माइनर टर्म। अब कंक्लूजन का आपके पास प्रेडिकेट पी जो है वो मेजर टर्म कहलाता है, समझ आ गया। अब मिडिल टर्म क्या कहलाता है, जो भी स्टेटमेंट है दोनों उसमें कॉमन चीजें, कॉमन क्या है, एम, तो ये क्या है आपके पास मिडिल टर्म। तो आई होप सो समझ आ गया सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, माइनर, मेजर, मिडिल टर्म क्या होता है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में, ताकि हमको समझ आ जाए कि मूड्स और फिगर को कैसे बनाना है। अब आता है, चार चीजें पढ़ी थी हमने, ए, ई, आई, ओ। ए का मतलब ऑल की बात करते हैं, जैसे कि ऑल एस आर एम की बात की है। ई का मतलब नो की बात की है, जैसे मान लो यहाँ पे नो एस आर एम लिख देते मान लो, ठीक है। आई का मतलब सम की बात की है, सम लिख देते एस आर एम, या सम नॉट की बात की है ओ से। समझ आ गया। सबसे पहले जो ए होता है ना, जो ऑल वाला टर्म होता है, ध्यान से पढ़ना, उसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, याद रख लेना। समझ आ गया, समझ आ गया। इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको पॉजिटिव दोनों, ये दोनों नेगेटिव, नेगेटिव। दूसरी बात, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है। अब ये क्या है, ये पर्टिकुलर होता है, ये पर्टिकुलर होता है, ये बात याद रख लो, ठीक है। पहले बात, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों अब ये दोनों यूनिवर्सल और ये दोनों पर्टिकुलर, दो चीजें यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिवनेस की। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो ए वाले सिस्टम की बात करता है, अगर कहीं पे भी ए मतलब ऑल एस आर एम या ऑल ए आर बी की बात करता है, तो वहां पे हमेशा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, ये आगे वाला, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये बात याद रख लो, नोट कर लो। नेक्स्ट इज ई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन सी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों, मतलब कि आगे वाला और पीछे वाला दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। अब आई या सम की बात करते हैं, जिसमें कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूट, एस और पी मतलब कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, मतलब एस और पी डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये वाली पॉइंट है। लास्ट में सिर्फ प्रेडिकेट जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, समझ आई। इसमें क्या था, सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। इसमें क्या था, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इसमें क्या था,
कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है इसमें, सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटिव है। समझ आया? इतना समझ आया, इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन होगा, ध्यान समझना। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं ओ ए ओ की, ठीक है। अब ओ क्या होता है, क्या है ओ यहाँ पे, सम नॉट। तो सबसे पहले होगा सम नॉट, ये किसकी बात कर रहा है, ओ सम नॉट की, ठीक है। अब ए किसकी बात कर रहा है, कहा है, ऑल की, तो ये किसकी बात कर रहा है, ऑल की, समझा रही बहुत शुरू से। अब ओ किसकी फिर बात कर रहा है, सम नॉट की, ठीक है। तो मैंने एक स्टेटमेंट बनाई, ये देखो ये स्टेटमेंट, तो ये मूड कैसे गिवन है, सम पी आर नॉट एम, ठीक है, ऑल एस आर एम एंड देयरफॉर सम एस आर नॉट पी। तो ये इसका मूड बना, ओ ए ओ। अब मूड में कैसे बनता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है, इसका मतलब सबसे पहले मेजर टर्म आना चाहिए। अब मेजर टर्म क्या होता है आपके पास, मेजर टर्म वो होता है जिसमें कि आपके पास जो भी आपका पास प्रेडिकेट होता है ना कंक्लूजन का, वो होना चाहिए। इसका मतलब ये जो प्रेडिकेट है, कहने का मतलब यहाँ क्या है कि सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट आना चाहिए, किसमें, जब भी आप मूड निकाल रहे हो, तो इसका मतलब कि सबसे पहले मेजर टर्म आएगा, सबसे पहले मेजर टर्म आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके माइनर आएगा, यहाँ पे मतलब मेजर टर्म आएगा, फिर उसके बाद माइनर टर्म आएगा, ऐसे होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब मेजर टर्म और माइनर टर्म कैसे पता चलेगा, अब यहाँ देखो मेजर टर्म कंक्लूजन में मेजर टर्म कौन सा है, पी। तो पी क्या है, पहले सेंटेंस में पहले आना चाहिए, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो मतलब ये मूड सही है, ये मूड वाला स्टेटमेंट है सारे। अब इसमें से फिगर निकालते हैं, हमने 4 फिगर के बारे में पढ़ा है, 4 फिगर के बारे में। पहला फिगर की बात करते हैं कि जो भी आपके पास पहले स्टेटमेंट का फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड वाला, ये मिडिल टर्म होना चाहिए, तो उसको फर्स्ट फिगर कहेंगे। बट हम यहाँ किसकी बात करें, सेकंड फिगर। सेकंड फिगर में क्या होता है, जो लास्ट वाले दोनों होने चाहिए वो मिडिल टर्म होने चाहिए। और थर्ड फिगर में क्या होता है, आगे के जो फर्स्ट होते हैं, इसका मतलब कि अगर पी और एस होता तो ये मिडिल टर्म होता थर्ड फिगर में। फोर्थ फिगर में क्या था, जैसे कि ये फर्स्ट और सेकंड ये ना, यहाँ पे मिडिल टर्म थे, और पी में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, एस और पी जो होगा वो फोर्थ फिगर में मिडिल होना चाहिए। तो ये 4 हमने फिगर्स पढ़े थे। हाँ, बात किसकी बात करें, सेकंड फिगर की बात करें। सेकंड फिगर की क्या बात कर रहे हैं कि जो आपके पास मिडिल टर्म होना चाहिए वो पीछे वाला होता है। हमने 4 फिगर पढ़े थे ना, 1 2 3 4, जिसमें से कि जो पहला फिगर होता है उसमें बात की थी कि ऐसे होता है, दोनों की मिडिल टर्म ऐसे होंगी। सेकंड में आपके पास जो पीछे वाला होता है, ये हमने जैसे पढ़ा, ये सेकंड फिगर है, यहाँ पे भी सेकंड फिगर है, ये पीछे वाला जो है वो मिडिल टर्म होना चाहिए, ठीक है। थर्ड में क्या बात करें, आगे वाला मिडिल टर्म होना चाहिए। फोर्थ में ऐसे वाला मिडिल टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने सेकंड फिगर की बात कर ली, तो फर्स्ट मूड ऑफ फिगर समझ आया, हमने सेकंड फिगर की बात कर ली, उसका मूड भी डिसाइड कर लिया क्या है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या बात करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। एक चीज और देख लेना, जो क्वालिटी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वालिटी किसको कहते हैं, अफर्मेटिव को, जो भी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, जो हमने इसमें बात की थी उसको कहते हैं क्वांटिटी, हम यूनिवर्सल पर्टिकुलर कहते हैं, याद रख लेना, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेजर प्रेमाइसेस। जो ये स्टेटमेंट हमने बनाई है, जो मूड बनाई है ना, ये क्या बोल रहा है कि जो मिडिल टर्म है वो मेजर टर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो सबसे पहले मिडिल टर्म का है, ये है एम, ये आपकी मिडिल टर्म था। अब मिडिल टर्म मेजर टर्म में, इसका कहने का मतलब, तो इसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट में मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेजर प्रेमाइसेस। अब जो हमने मूड निकाला था वो ये निकाला, मूड में क्या होता है, ये मेजर होता है, पहला मेजर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, फिर माइनर आना चाहिए, फिर कंक्लूजन आएगा। अभी बोल रहा मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, एम है, दोनों सेम है। ये क्या है, बोल रहा है कि जो मिडिल टर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनर मेजर प्रीमाइसेस में। तो मिडिल टर्म पता लग गया, मेजर प्रीमाइसेस यहाँ पे कौन सी प्रीमाइसेस है, ये फर्स्ट वाली प्रीमाइसेस को मेजर प्रीमाइसेस कहते हैं। अब ये बोल रहा है सम, अब देखो सम है ना, सम नॉट वाले में जाओ, ये सम नॉट वाले में बोल रहा है कि प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, इसका मतलब सही बोल रहा है। यहाँ पे एम क्या था पहले वाले में, ये एम क्या है, मिडिल टर्म है, ये क्या है, प्रेडिकेट है, और सम नॉट में प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इसका मतलब मिडिल टर्म जो है, मेजर प्रीमाइसेस जो पहला वाला प्रीमाइसेस था उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये जो है आंसर करेक्ट है। अब देखो एलिमिनेट करना सीख लो, अब जहां पे भी ऑप्शन में ए नहीं है उसको पहले हटा दो, इसका मतलब ये हट गया ऑप्शन,
और ये। अब ऑप्शन सेकंड या फोर्थ में से कोई एक आंसर सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हटा दो, बी हटा दो, और ऑप्शन ए हमारे पास सही है ना, बी हटा दो। और अब देखते हैं सी में। सी क्या बोल रहा है, मिडिल टर्म अपीयर्स एज प्रेडिकेट इन द मेजर प्रीमाइसेस, माइनर प्रीमाइसेस। अब ये मेजर प्रीमाइसेस तो पहला, दूसरा क्या था माइनर प्रीमाइसेस, सेकंड पार्ट क्या ये वाला माइनर प्रीमाइसेस है। अब बोल रहा है जो मिडिल टर्म वो एज अ प्रेडिकेट अपीयर हो रहा है माइनर प्रीमाइसेस में। अब मिडिल टर्म कहां पे था, यहाँ पे मिडिल टर्म ये एम है, तो ये एम क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये भी जो है ए सी, ये भी आपका करेक्ट है। तो सी कहां आ रहा है, ए सी ई। करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ए सी ई। तो आंसर नंबर 4 आपके पास, सॉल्यूशन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब ए सी ये भी करेक्ट है। समझ आ गया। अब डी क्या बोलता है, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन से। मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द माइनर प्रीमाइसेस। अब माइनर प्रीमाइसेस क्या है, ये रहा। अब मिडिल टर्म क्या था इसमें, एम था। अब बोल रहा है जो एम है वो, अब ऑल वाले में जाओ, ऑल वाले की सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, बट यहाँ पे एम क्या है, एम क्या प्रेडिकेट, बोल रहा है प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा डी, इसलिए गलत है ये ऑप्शन। लास्ट क्या है, द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है, उसका प्रेडिकेट क्या था, इसको कहते हैं। अब सम उसमें जाओ तो कह रहा हाँ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसका मतलब ये आंसर भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सी ई। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ आया आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए पूरा अच्छे ढंग से समझाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो जो मैंने समझाया वही चीजें हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक पे है फैलिसीज का, चाहे फॉर्मल इनफॉर्मल, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लो, बहुत 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 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। आइडेंटिफाई द फैलिसी इन द फॉलोइंग। हाउ डू आई नो दैट जिंजर टी इज अ क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। कैसे मुझे पता चलेगा कि जिंजर टी जो कॉमन कोल्ड के लिए क्योर है। तो लास्ट वीक आई हैड अ बैड केस ऑफ स्निफल, आई ड्रिंक कप ऑफ जिंजर टी एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग माई स्निफल्स वर गॉन। लास्ट वीक ही मैंने, मुझे बहुत भयंकर तरीके से स्निफल हुआ था, फिर मैंने जिंजर टी पी एक कप एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उसके मेरे स्निफल्स चले गए। तो कौन सी पॉलिसी यहाँ कमिट की गई, स्लिपली स्लोप तो होगी नहीं, क्योंकि एक सिचुएशन के बाद स्लिपली स्लोप की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैं चली गई सोने, सोने के बाद मैं खेल चली गई, तो एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर रही है, तो यहाँ पे ये होगा नहीं। क्वेश्चनेबल कॉज ये हो सकता है, इसको पॉज पे लगाओ। हैस्टी जनरलाइजेशन, हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप पहले ही कोई सिचुएशन में जनरलाइज कर दो, पहले उसका कंक्लूजन निकाल दो, बाद में उसका सिस्टम देखो कि क्या हुआ था उसमें, ठीक है। इसको पॉज पे रखते हैं। स्ट्रॉमैन पॉलिसी, स्ट्रॉमैन पॉलिसी के अंदर पता क्या, ओपोनेंट जो होता है उसके बारे में बात होती है, ओपोनेंट पोजीशन के बात, तो ये फर्स्ट तो होगा नहीं, फोर्थ तो होगा नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं हैस्टी, हैस्टी जनरलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि अगर उसका कोल्ड गया है यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जरूरी नहीं है कि उसने जिंजर टी पी होगी तो उसका कोल्ड गया हो, क्या पता किसी और कारण से गया हो, इसलिए यहाँ पे जनरलाइज भी नहीं कर सकते हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चनेबल कॉज है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या पता किसी और चीज की वजह से उसकी स्निपल चली गई हो, जरूरी नहीं कि उसने जिंजर टी पी है इसलिए। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चनेबल कॉज, ये वाली पॉलिसी होगी। समझ आया क्या बोला है, fallacies इन द गिवन स्टेटमेंट इज क्वेश्चनेबल कॉज, इसी को कहते हैं पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक। इसको याद कर लो, इसका सेकंड नाम है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। The reasoning assumed that because the person drank ginger tea and their cold symptoms went away, the tea must have been the cause of their recovery. However, correlation does not imply causation. May other factor could have contributed their improvement. समझ आया क्या मैंने बोला, इन दोनों में डिफरेंस समझ आया ना, हैश जनरलाइजेशन और क्वेश्चनेबल कॉज में। हमने क्यों क्वेश्चनेबल कॉज का आंसर यहाँ पे टिक लगाया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत अटपटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल साउंडनेस, इसको हम शब्दत्व, इनहेरिंग इन साउंड इज परसीव्ड थ्रू, साउंड की बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है जो भी यूनिवर्सल साउंड है, शब्दत्व है, उसको हम इनहेर कर सकते हैं इन साउंड के, किसके थ्रू हम परसीव करते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट है यूनिवर्सल साउंडनेस इनहेरिंग इन साउंड, ये किसके थ्रू, इन चारों में से किसके थ्रू हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं।
सबसे पहले समवाया, समवेता समवाया, है ना, संयुक्त समवेता समवाया एंड संयुक्त विशेषणता। तो इसको हम ऑप्शन नंबर सेकेंड समवेता समवाया के थ्रू परसीव करते हैं। अब देखो जो समवाया होता है ना, उसका मतलब ये होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या इनहेरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर साउंड है, साउंड को हम, साउंड क्या है, मान लो एक सब्सटेंस है ना, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिलेटेड है या अफेक्ट करता है, तो साउंड है, हम इसको अदर सब्सटेंस मतलब ईयर से ही सुन सकते हैं, तो ये इसी की बात करता है। ठीक है, तो जो न्याय के अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास यूनिवर्सल साउंडनेस है ना, उसकी चीज जो है वो परसीव की गई है किसके थ्रू, समवेता समवाया के थ्रू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्याय, फॉलोअर्स ऑफ द न्याय फिलोसफी, द यूनिवर्सल साउंडनेस इनहेरिंग इन साउंड इज परसीव्ड थ्रू समवेता समवाया। अब समवाया क्या होता है, इनसेपरेबल इनहेरेंस, इसका मतलब ऐसी इनहेरेंस जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो इनसेपरेबल है। क्वालिटी इन द सब्सटेंसेस, इसका मतलब मान लो अगर मतलब साउंड है, सब्सटेंस मतलब एक सब्सटेंस ले साउंड है, तो साउंड की क्वालिटी क्या है उसकी बात करते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज समवेता एंड समवाय क्या होता है, अ रिलेशन ऑफ इनहेरेंस विद इनहेरेंस, इसका मतलब कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिलेटेड है। साउंड को हम किससे सुन सकते हैं, अपने कान से, तो यही कह रहा है इनहेरेंस विद इन इनहेरेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा, ऑप्शन नंबर समवेता समवाय। इसका मतलब कि जो भी यूनिवर्सल साउंड है उसको हम इनहेरिंग कर सकते हैं किसके थ्रू, समवेता समवाय के अंदर। और समवाय मैं समझा दिया क्या होता है, और समवेता समवाय क्या होता है ये भी समझा दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था ना डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स की बात करी, जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाया है, AEIO के बारे में बताया था मैंने, मिडिल टर्म, माइनर, मेजर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, क्वांटिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, फिगर्स क्या होती है, मूड क्या होती है, तो उसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। ठीक है, कैसे पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, ये ए था, ये ई था, ये आई था, ये ओ था। इसमें हमने बात की थी पहले में कि जो आपका सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, सेकंड में हमने बात की थी आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। और आई में हमने बात की थी किसकी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। ठीक है, और इसमें लास्ट में बात की थी सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटिव है। याद आ रहा है कुछ, ये इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो ए प्रपोजिशन है, वैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगी ड्रॉप कर लिया गया था क्योंकि इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे गिवन ही नहीं है। देखो हम पढ़ते हैं अभी, ए प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रेडिकेट टर्म। अब ए क्या है, अब ए में क्या डिस्ट्रीब्यूट था, सब्जेक्ट, तो इसमें क्या बोला प्रेडिकेट है, तो ये क्वेश्चन पहले ही गलत हो जाएगा। तो ये जहां पे भी ए है उसको एलिमिनेट कर दो, ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट इज ये नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि ए में, ए प्रपोजिशन में एस, एस जो है सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे प्रेडिकेट बोल रखा है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, बी, ई, ई प्रपोजिशन क्या है, ये ई प्रपोजिशन में एस और पी दोनों डिस्ट्रीब्यूट है, तो ई प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट इट्स सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट टर्म्स, इसका मतलब बी सही है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में बी है ही नहीं, हमने बी पहले ही काट दिया, तो इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया था क्योंकि ऑप्शन ही सही नहीं था इसमें क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या है, बी सही है पहला। दूसरा क्या है, सी, आई क्या है, ये आई में दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं थे, तो ये क्या बोल रहा है, आई प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट ओनली द सब्जेक्ट टर्म्स, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों नहीं थे, ये बोल रहा है सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज ओ, ओ का है ये, इसमें सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड था, ओ प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट ओनली प्रेडिकेट, यस ये राइट है, तो इसका मतलब बी और डी, डी ये भी डी आंसर भी होगा। अब ई क्या है, ए प्रपोजिशन, इसकी बात कर रहा है, ए प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट बोथ इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स, ए में क्या था, सिर्फ सब्जेक्ट करता था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी और डी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर लिया गया था। ठीक है, समझ आया बहुत अच्छे ढंग से। ये देखो, ये जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है।
इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ गुड डेफिनेशन, अगर आपको कोई एक गुड डेफिनेशन बनानी है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को बोला, एक वर्ड दे दिया, बोला कि इसके बारे में डेफिनेशन बनाओ अच्छी सी, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक्स को भी दे दिया, कोई भी मार्केटिंग के पर्सन को दे दिया, तो किसके थ्रू, एक जीनस के थ्रू या डिफरेंस के थ्रू, तो क्या चीज आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। जीनस मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए है, ए की डेफिनेशन आपने लिखनी है, तो जीनस मतलब कि उसका कुछ सिमिलर चीजों की बात कर रहा है, जीनस मतलब कुछ स्पेसिफिकली चीजों की बात कर रहा है, स्पेशलिटी की बात कर रहा है, वो भी उसके बारे में डेफिनेशन लिखोगे, और डिफरेंस, उसके डिफरेंस के बारे में भी, उसके डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डेफिनेशन लिखोगे। तो उस टाइम पे जब डेफिनेशन बना रहे होते हो, तो क्या चीज आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले हमेशा याद रखना कैसे एलिमिनेट करना है, जो भी जहां पे भी आपको पॉजिटिव चीज दिखेगी उसको आपको पहले करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अवॉइड की बात कर रहा है, तो इस पॉजिटिव चीज को पहले करेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चीजों का आंसर पूछा हुआ है, ठीक है। इट शुड स्टेट द कन्वेंशनल इंटेंशन ऑफ द टर्म बीइंग डिफाइंड। यस, जो डेफिनेशन है, जब भी किसी डेफिनेशन को आप उसकी स्पेशलिटी, जीनस मतलब, और उसके डिफरेंस के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हो, तो क्या चीज अवॉइड करनी है आपको। सबसे पहले ये आपको अवॉइड नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है उसके कन्वेंशनल इंटेंशन को। जब भी किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो, उसका कन्वेंशनल इंटेंशन क्या है, इंटेंट क्या है, उसको भी हमें स्टेट करना है, तो ये अवॉइड नहीं करना है। तो ये तो आपके पास करेक्ट होगा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, आंसर में। नेक्स्ट इज इट मस्ट स्टेट द, इसका मतलब ए एलिमिनेट, जहां पे भी ए है उसको एलिमिनेट कर दो, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया पहला। इट मस्ट स्टेट द एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द टर्म बीइंग डिफाइंड, जिस टर्म को डिफाइन कर रहे हो उसके एसेंशियल एट्रीब्यूट को आपको डिफाइन करना है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बट ये ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अवॉइड क्या करना है उसकी बात की गई है। तो बी, जहां जहां बी आएगा उसको भी हटा दो। तो अब देखो बी अपने आप हट गया, आंसर हमको पहले पता लगेगा सी और डी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है, पहले एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मैंने पॉजिटिव चीजों को निकाल दिया, क्योंकि नेगेटिव चीजों की बात की हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, सी क्या बोलता है, द डिफाइनेंडम इटसेल्फ मस्ट अपीयर इन द डिफाइंस। इसका मतलब जो डिफाइंस है उसको डेफिनेशन कहा गया है यहाँ पे, याद रख लो। और जो डिफेंडियम है इसको कहा गया है टर्म बीइंग डिफाइंड, जिस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं उसको डिफेंडियम कहा गया है, और डिफाइंस को डेफिनेशन कहा गया है, याद रख लो। तो जो डिफेंडियम इटसेल्फ मस्ट अपीयर इन द डेफिनेशन, जिस टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं वो डेफिनेशन में अवेलेबल होगा। ए को डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेशन में अवेलेबल होना चाहिए ना, तो इसलिए ये चीज अवॉइड करनी है। जरूरी नहीं है कि हम अगर ए का डेफिनेशन दे रहे हैं या किस चीज का डेफिनेशन दे रहे हैं, तो वो डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, वो डिफाइंस या वो टर्म उस डेफिनेशन में हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं कि कुकिंग क्या होती है, डेफिनेशन, डेफिनेशन को डिफाइंस कहते हैं, तो कुकिंग में लिख रही हूँ, तो इसमें जरूरी नहीं है कि मैं इसकी जब डेफिनेशन लिख रही हूँ तो उसमें मैं कुकिंग का यूज करूँ, ठीक है। तो यही कहने का क्वेश्चन है, तो ये अवॉइड करना है, तो ये आंसर होगा, सी होगा। यस, अवॉइड करना है। द डिफाइनिस मतलब क्या होता है, डेफिनेशन मस्ट डिनोट मोर थिंग्स देन आर डिनोटेड बाय द डिफेंडियम, टर्म बीइंग डिफाइंड कहते हैं। इसका मतलब ये भी अवॉइड करना है, जो भी आपके पास डेफिनेशन होगी वो मस्ट डिनोट मोर थिंग देन आर डिनोटेड, ठीक है। जो भी आपके पास डेफिनेशन होगी, वो भी आप जो भी आप टर्म डिफाइन कर रहे हो वो उससे ज्यादा चीज डिनोट करे, ये भी आपको अवॉइड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेफिनेशन है, जिस टर्म को आप डिफाइन कर रहे हो उससे ज्यादा बता रही है तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है वहां पे। तो ये सी और डी ऑप्शन आएगा। अब ई देख लेते हैं, डेफिनेशन शुड नॉट बी नेगेटिव व्हेन इट कैन बी अफर्मेटिव, तो ये सही है, ये एक पॉजिटिव टर्म है। डेफिनेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती जब उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, तो ये पॉइंट भी सही है, तो ई भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी और डी। इन चीजों को हमको अवॉइड करना है, इन चीजों को, सबसे पहला सी को, जो भी डेफिनेशन है, जरूरी नहीं है कि जो भी जिसके बारे में डिफाइन कर रहे हो वो चीज डेफिनेशन में बार बार लिखी जाए, पहली बात अवॉइड करनी है। दूसरी बात आपको क्या अवॉइड करनी है, जो भी डेफिनेशन है वो ज्यादा थिंग जो है डिनोट ना करे जिस टर्म को आप डिफाइन कर रहे हो, ये चीज आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है, पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अ फैलेसी, देखो फिर क्वेश्चन आ गया फैलेसी का। अ फैलेसी
in which an opponent's position is depicted as being more extreme or unreasonable than is justified by what was actually asserted is the fallacy of। मैंने previously ही स्लाइड में, इसी सेशन के स्लाइड में आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन में कि जब भी आप ओपोनेंट पोजीशन की बात करते हो तो वहां पे स्ट्रॉमैन जो फैलेसी है उसकी बात करते हैं। स्ट्रॉमैन फैलेसीज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपका कोई ओपोनेंट होता है ना, उस पे आप वार करते हो। जैसे कि पॉलिटिक्स में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, तो एक पार्टी दूसरे ऊपर पार्टीज के ऊपर इल्जाम लगाती है, तो वो फैलेसीज वहां पे होती हैं। समझ आ रही है, जहां पे अपने ओपोनेंट जो पोजीशन होता है उसको बहुत एक्सट्रीम और अनरीजनेबल आप बताते हो, ठीक है, पॉलिटिक्स में यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा, स्ट्रॉमैन फैलेसीज। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द न्याय द मीनिंग ऑफ वर्ड आर। जो भी वर्ड है फॉर एग्जाम्पल उसका जो मीनिंग है उसको हम किस चीज से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक वर्ड है उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, तो मीनिंग को हम किस किस तरीके से निकालेंगे, तीन चीजों से निकालेंगे, नोट कर लो। पहला, उसको जनरल फॉर्म में निकालेंगे, स्पेसिफिक फॉर्म में निकालेंगे। एक फॉर्म के लिए जनरल का मतलब उसकी क्लास बताएंगे, स्पेसिफिक का मतलब इंडिविजुअल के बारे में बताएंगे, फॉर्म का मतलब फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तीनों, जनरल, स्पेसिफिक एंड फॉर्म। जब मीनिंग ऑफ वर्ड की बात करेंगे न्याय अकॉर्डिंग तो इन चीजों की बात करेंगे। देखो ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्याय फॉलोअर्स ऑफ न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज अंडरस्टूड इन 3 एस्पेक्ट। याद कर लो, जनरल, स्पेसिफिक, फॉर्म, क्लास, इंडिविजुअल एंड फॉर्म। क्लास मतलब उसकी जाति क्या है, ठीक है। वर्ड रिफर टू द जनरल कैटेगरी और क्लास मतलब काउ रिफर्स टू ऑल काउस, ठीक है, काउ रिफर्स टू ऑल। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक, उस इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में, पर्टिकुलर काउ की। फॉर एग्जांपल हम क्या बात की, जाति की, ये काउ उस जाति से बिलोंग करती है, देसी काउ है। अब उस एक काउ में बहुत सारी काउ आती है, तो जब स्पेसिफिक काउ की बात करेंगे तो वहां पे पर्टिकुलर काउ, स्पेसिफिक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। थर्ड क्या, फॉर्म, जिसको रूपा एंड शरीरा कहते हैं, एक पर्टिकुलर शेप की बात कर रहे हैं। अब काउ जो है उसका भी डिस्टिंक्ट फीचर होता है, हम कोई भी काउ है उसको बफेलो से हम डिस्टिंग कर पाते हैं ना, तो इसीलिए उसका फॉर्म भी है, उसका शेप अलग है, उसका रूप, उसका शरीर अलग है। तो हम किसी भी चीज को जनरल, क्लास, स्पेसिफिक, इंडिविजुअल और फॉर्म, शेप के बेसिस पे अंडरस्टूड करते हैं किसी भी मीनिंग ऑफ वर्ड को। समझ आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्गुमेंट बाय एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब कंपैरिजन करते हैं किसी सिमिलर चीज को, उसके बेसिस पे हम इन्फर करते हैं जो भी सिचुएशन होती है, कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। सो आर्गुमेंट बाय एन एनालॉजी आर क्लासिफाइड एज वैलिड, उसको वैलिड कहते हैं या इनवैलिड कहते हैं, या क्लेम टू बी फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइसेस विद लॉजिकल नेसेसिटीज, या प्रोबेबल कहते हैं। अब देखो ना, ये वैलिड होती है चीजें। अब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, मान लो सिमिलर चीजों को, तो वहां पे वैलिड और इनवैलिड कुछ होता ही नहीं है। हमेशा वहां पे प्रोबेबल रीजन होगा, प्रोबेबल सिचुएशन होगा कि वो चीज सही हो सकती है, कभी भी वहां पे लॉजिक नहीं लगता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा, प्रोबेबल। इसका मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट बाय एनालॉजी कंपेयर टू सिमिलर केसेस एंड इन्फर दैट what is true in one case is likely to be true in other. Such argument do not guarantee logical necessities, they only provide probable reason. क्योंकि जब दो सिमिलर केसेस को हम कंपेयर करते हैं तो जरूरी नहीं है अगर एक केस में रिजल्ट फॉर एग्जांपल 90% आया है तो दूसरे केस में भी रिजल्ट वही आएगा, जरूरी नहीं है। तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं एनालॉजी में, तो इसीलिए यहाँ पे कोई लॉजिकल नेसेसिटीज नहीं है, कोई वैलिड इनवैलिड की बात नहीं होती, यहाँ प्रोबेबल रीजन की बात होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। द कल्चरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज नोन एज। जब भी हम सिंबल्स की बात करते हैं, सिंबॉलिक चीजों की बात करते हैं, सिमेंटिक चीजों की बात करते हैं, वहां पे टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, वहां पे ये चीजों की बात करते हैं, कल्चरल मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, ये सब चीजें, ठीक है, आइए बताती हूँ। तो वहीं पे हम डिनोटेशंस और कॉनोटेशंस की बात करते हैं, ठीक है। डिनोटेशन का मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्टिव चीजों की या किसी एक्सप्लिसिट चीजों की, पहली बात, या कोई भी डिक्शनरी रिलेटेड वर्ड्स है जो डिक्शनरी और डायरेक्ट मीनिंग से निकल जाते हैं। कॉनोटेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव, इम्प्लिसिट, या कोई भी चीजें जो कि जिसका मीनिंग लिटरल नहीं है, डायरेक्ट नहीं है,
इसमें कि इमोशनल और कल्चरल कंटेक्स्ट जुड़ा हुआ है। इसमें डिनोटेटिव में इमोशनल चीजें नहीं जुड़ी होती है, इसमें डायरेक्टली हम डिक्शनरी से या डायरेक्ट मीनिंग जुड़ा होता है किसी कहीं भी, और इसमें कॉन्टेटिव में प्रॉपर तरीके से इमोशनल कल्चरल कंटेक्स्ट जुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? कॉनोटेशन, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल कंटेक्स्ट, इमोशनल कंटेक्स्ट की बात की जाती है। ठीक है, डिनोटेशन का मतलब रिफर्स टू लिटरल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड या टेक्स्ट, जो भी इसकी लिटरली डायरेक्ट मीनिंग होती है, डिक्शनरी में लिखी होती है, उसका मतलब डिनोटेटिव होता है। डिनोटेटिव को हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं और ये एक्सप्लिसिटिव भी होता है। ठीक है, कॉनोटेशन का मतलब कि कल्चरल, इमोशनल, सिंबॉलिक मीनिंग एसोसिएटेड विद टेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब जो फिगरेटिव मीनिंग की बात करते हैं, इसी को हम सब्जेक्टिव और इम्प्लिसिट कहते हैं। ये चीजें जो हम बता रहे हैं इसको नोट कर लो। सब्जेक्टिव किसको कहते हैं, इम्प्लिसिट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? जो कि किसी भी टेक्स्ट या टेक्सुअल मीनिंग से रिलेशन है ही नहीं उसका। क्लोज टेक्स्ट मतलब कि टेक्स्ट विद फिक्स्ड मीनिंग, जिसका मीनिंग बहुत फिक्स्ड है, जिसके पास इंटरप्रेट करने के लिए मल्टीपल चीजें है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉनोटेशन, कल्चरल मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, इसमें इमोशनल, कल्चरल, सिंबॉलिक मीनिंग की मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूड्स और फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं। और सोडियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ऑल सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स। अब यहाँ पे ये सेम है, ये मिडिल हो गया इसका मतलब, ये मिडिल हो गया। तो यहाँ पे मिडिल कैसे हो रहा है? देखो मिडिल कैसे है, ये सोडियम सॉल्ट था, ये वाटर सॉल्युबल है। पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या था? सोप्स था ये, और ये सोडियम सॉल्ट था। तो यहाँ पे क्या है? मिडिल टर्म, ऐसे सेम, ऐसे मिडिल टर्म हो रहा है, ये मिडिल टर्म है। तो अब हमने बात की थी फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर सेकंड, फिगर थर्ड, फिगर फोर्थ। फिगर फर्स्ट में मिडिल टर्म ऐसे होता है, फिगर सेकंड में ऐसे होता है पीछे में, थर्ड में आगे में होता है, और फोर्थ में क्या होता है? ऐसे होता है। तो ऐसे वाला मिडिल टर्म कहाँ आ रहा है ये? तो इसका मतलब आपके पास ये फर्स्ट फिगर है, सारा एलिमिनेट कर दो, फिगर से ही पता लग गया, एलिमिनेट कर दो, क्वेश्चन का आंसर ही यही होगा, फोर्थ। अब देखो ऑल है, ऑल कैसे आया? ए ई आई ओ। अब ए क्या था? अभी इसमें भी ऑल आ रहा है, इसमें भी ऑल आ रहा है, और इसमें भी ऑल आ रहा है, तो ट्रिपल ए होगा। तो इसलिए ट्रिपल ए और फर्स्ट फिगर, करेक्ट आंसर इसका सॉल्यूशन नंबर 4 होगा। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगा ट्रिपल ए फिगर फर्स्ट। ये एक्सप्लेनेशन गिवन है, जो मैंने आपको समझाया वही गिवन है, पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग, देखो क्वालिटी और क्वांटिटी वाला क्वेश्चन था, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है, सब कुछ समझाया, उसमें वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। when two proposition with the same subject and predicate, उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, है ना। टर्म एग्री इन क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या था? प्लस माइनस, और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, पर्टिकुलर। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है दो प्रपोजिशन की वो सेम है क्वालिटी में, मतलब कि प्लस और माइनस। इसका मतलब प्लस माइनस मतलब क्या होता है? आपके पास ये वाला प्लस था, ये दोनों माइनस था। ठीक है, ये यूनिवर्सल था, ये पर्टिकुलर था। ऐसे ही पढ़ा हो ना हमने, ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है ना। अब बोल रहा है सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट होना चाहिए प्रपोजिशन का, और क्वालिटी में, क्वालिटी मतलब प्लस माइनस में, बट क्वांटिटी यूनिवर्सल पर्टिकुलर है, डिफरेंस होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है, कॉरस्पॉन्डिंग प्रपोजिशन कहते हैं, जहां पे आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होता है क्वांटिटी को लेकर, ठीक है, या क्वालिटी को लेकर। क्वांटिटी की बात की है यहाँ पे डिफर होनी चाहिए, और क्वालिटी की बात की है सेम होना चाहिए। अब देखो कैसे, ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कैट्स आर मैमल्स, सम कैट्स आर मैमल्स। अब देखो ऑल क्या था आपके पास? ऑल क्या है? यूनिवर्सल। ठीक है, अफर्मेटिव था, प्लस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज सम कैट्स आर मैमल्स, ये सम कैट्स क्या था? ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अब यहां पे बोला था कि आपके जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो सेम होने चाहिए,
ठीक है, 2 प्रपोजिशन के। तो ये 2 प्रपोजिशन है, इसके सब्जेक्ट क्या है? ये देखो, इसमें भी कैट सेम है, इसमें भी कैट सेम है। ठीक है, समझ आया? अब इसमें प्रेडिकेट सेम है, इसमें प्रेडिकेट सेम है। तो एक क्वेश्चन समझ आया कि सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटी, मतलब प्लस माइनस भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसमें भी अफर्मेटिव आया, इसमें भी अफर्मेटिव आया। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट इज डिफरेंट इन क्वालिटी, मतलब एक यूनिवर्सल होगा, एक पर्टिकुलर होगा। मतलब कि एक ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है। तो इन चीजों को हम कॉरस्पॉन्डिंग प्रपोजिशन कहते हैं, जहां पे आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्वालिटी वाइज सेम होता है बट क्वांटिटी वाइज डिफरेंट होता है, उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये 11 क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही ट्रेंड चल रहा है। तो इसको और प्रैक्टिस करिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपकी क्वेरीज वहां रिजॉल्व हो जाएगी। सो ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे ही पैटर्न्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हम और अच्छे बेहतर कंटेंट लाएं आपके लिए, और आपकी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत बनाए। तो एवर स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।